विस्पर्स आफ्टर मिडनाइट, आधी रात की फुसफुसाहटें। रात उस दिन कुछ अलग थी। आसमान पर चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे अंधेरे से डरकर बादलों के पीछे छिपती जा रही थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पर उस हवा में ठंडक से ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे हर झोंका अपने साथ कोई अनकही कहानी लेकर आ रहा हो। दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां समय सिर्फ धीमा नहीं पड़ता बल्कि रुक जाता है, जहां घड़ियां चलती रहती हैं पर पलों की सांसें जैसे थम जाती हैं, और उन जगहों की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी होती, वे बनी होती हैं दबी हुई चीखों से, भूली हुई यादों से और उन रहस्यों से जिन्हें कभी बाहर आने की इजाजत नहीं मिली। कभी कभी गहरी रात के सन्नाटे में जब हवा भी थम जाती है तो ऐसा लगता है जैसे वे दीवारें धीरे धीरे फुसफुसा रही हों। जंगल के किनारे घने पेड़ों और रेंगती हुई धुंध के बीच एक ऐसा ही पुराना मकान खड़ा था, सालों से वीरान। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजा जंग से भरा हुआ था और उसकी काली परछाई रात के अंधेरे में कुछ इस तरह खड़ी रहती थी जैसे वह कोई साधारण मकान न हो, जैसे वह जिंदा हो, जैसे वह हर रात हर गुजरते साए को ध्यान से देखता हो और किसी का इंतजार करता हो। गांव वाले उस जगह का नाम लेते हुए भी डरते थे। वे उसे बस एक ही नाम से जानते थे, वह घर जो इंतजार करता है। मैं देवव्रत मजूमदार। लोग मुझे एक लेखक के रूप में जानते हैं। सालों से मैं डरावनी कहानियां लिखता आया हूं। मेरी कहानियों में भूत हैं, परछाइयां हैं, वीरान मकान हैं और अंधेरी रातों के रहस्य भी। लेकिन सच बताऊं, मैं खुद कभी भूतों पर विश्वास नहीं करता था। मेरे लिए भूत प्रेत बस इंसानी डर और कल्पना से पैदा हुई कहानियां थीं। मैं अक्सर मजाक में कहा करता था, अगर भूत सच में होते तो किसी लेखक के पास आकर अपनी कहानी खुद सुना जाते। कुछ महीने पहले शहर की लगातार भाग दौड़ और शोर से थककर मैंने तय किया कि कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाऊं, ऐसी जगह जहां सिर्फ सन्नाटा हो, जंगल हो और ठंडी हवा। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, अगर सच में सन्नाटा चाहिए तो झारखंड का नेतरहाट जाओ। बस अगले ही हफ्ते में निकल पड़ा। नेतरहाट झारखंड के लातेहार जिले की पहाड़ियों में बसा हुआ यह छोटा सा स्थान अक्सर छोटा नागपुर की रानी कहलाता है। जो लोग पहली बार इसका नाम सुनते हैं उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं होता कि भारत के बीचों बीच इतनी शांत और खूबसूरत जगह भी मौजूद है। जब मैं वहां पहुंचा तो सबसे पहले जो चीज मुझे महसूस हुई वह थी खामोशी। शहरों की तरह यहां हॉर्न की आवाजें नहीं थीं, ना ही भागती हुई भीड़। चारों तरफ फैले हुए घने साल और चीड़ के जंगल, लंबी घुमावदार पहाड़ी सड़कें और हवा में घुली हुई एक ठंडी ताजा खुशबू। सुबह के समय पहाड़ियों के ऊपर से सूरज धीरे धीरे बादलों के बीच से निकलता है और पूरा आसमान हल्के सुनहरे रंग से भर जाता है। शाम को जब सूरज ढलता है तो नेतरहाट का मशहूर सनसेट पॉइंट ऐसा लगता है जैसे आसमान में आग जल उठी हो। दूर दूर तक फैली घाटियां, घने जंगल और उनके ऊपर गिरती हुई लाल नारंगी रोशनी, वह दृश्य इतना शांत और सुंदर होता है कि कई लोग घंटों वहीं खड़े होकर बस आसमान को देखते रहते हैं। यहां की हवा इतनी साफ होती है कि रात के समय आसमान में अनगिनत तारे साफ दिखाई देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान पृथ्वी के थोड़ा और करीब आ गया हो। यही वजह है कि जो लोग शहरों की भागदौड़ से थक जाते हैं वे सुकून ढूंढने के लिए नेतरहाट आते हैं। लेकिन इतनी खूबसूरत और शांत जगहों के बारे में एक पुरानी बात भी कही जाती है, जितनी गहरी खामोशी होती है कभी कभी उसके अंदर उतने ही गहरे रहस्य भी छिपे होते हैं। और शायद नेतरहाट के उन घने जंगलों में भी ऐसा ही एक रहस्य छिपा हुआ था। शाम ढलने ही वाली थी जब मैं नेतरहाट के छोटे से बाजार में पहुंचा। वह जगह बहुत शांत थी। कुछ छोटी छोटी दुकानें, सड़क के किनारे खड़े पेड़ और पहाड़ी हवा में घुली हुई हल्की सी ठंडक। मैंने देखा सड़क के किनारे एक पुरानी सी चाय की दुकान थी। लकड़ी की बेंचें, मिट्टी के कुल्हड़ और चूल्हे पर उबलती हुई चाय की केतली। मैं जाकर एक बेंच पर बैठ गया। भैया, एक चाय मिल जाएगी? मैंने कहा। दुकान चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी था। सफेद दाढ़ी,
झुर्रियों से भरा चेहरा और गहरी आंखें। उसने मुझे कुछ पल तक गौर से देखा, फिर पूछा, तुम शहर से आए हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, कोलकाता से। कुछ दिन यहां घूमने और लिखने आया हूं। उसने मुझे चाय का कुल्हड़ थमाया। क्या लिखते हो? मैं हल्का सा हंसा। डरावनी कहानियां। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया, जैसे अचानक उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। कुछ पल वह चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर डरावनी कहानियां लिखते हो तो यहां तुम्हें एक असली कहानी मिल सकती है। अब मेरी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। मैं थोड़ा आगे झुककर बोला, अच्छा, कैसी कहानी? बूढ़े ने दुकान के बाहर फैले जंगल की तरफ इशारा किया। जंगल के उस पार एक पुराना मकान है। मैंने भौहें चढ़ाई। मकान? वह धीरे से बोला। बहुत पुराना और बहुत अजीब। अजीब कैसे? लोग कहते हैं वहां भूत रहते हैं। मैं हंस पड़ा। भूत? मैंने मजाक में कहा। मैंने अपनी किताबों में बहुत भूत बना दिए, लेकिन असली वाला अभी तक नहीं मिला। बूढ़े ने मेरी हंसी का जवाब नहीं दिया। वह बस मेरी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लोग वहां जाते नहीं। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि जो भी रात में वहां गया वह वापस तो आया, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। मेरे हाथ में पकड़ा कुल्हड़ धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। लेकिन सच कहूं, उस समय मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। मैंने तुरंत पूछा, मकान कहां है? बूढ़े ने जंगल के रास्ते की ओर इशारा किया। उस रास्ते से सीधे चले जाओ, आधा घंटा चलोगे तो दिख जाएगा। फिर वह थोड़ा झुककर मेरे करीब आया। उसकी आवाज अब और धीमी थी। लेकिन एक बात याद रखना। मैंने पूछा, क्या? वह बोला, अगर जाना ही है तो सूरज ढलने से पहले वापस लौट आना। मैं मुस्कुराया। इतना डरते क्यों हो आप लोग? बूढ़े ने कुछ सेकंड तक मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे बोला, क्योंकि उसने जंगल की तरफ फिर से देखा। वह घर खाली नहीं है। चाय की दुकान से निकलने के बाद मैं कुछ देर तक वहीं सड़क पर खड़ा रहा। सामने जंगल का रास्ता था, पतली सी कच्ची पगडंडी जो धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो रही थी। आसमान में सूरज अब ढलने लगा था। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल रही थीं। मुझे बूढ़े आदमी की बात याद थी, सूरज ढलने से पहले लौट आना। लेकिन सच कहूं तो उस समय मेरे मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। आखिर मैं एक लेखक था, और एक लेखक के लिए रहस्य से ज्यादा आकर्षक चीज और क्या हो सकती है? मैंने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और उस पगडंडी पर चलना शुरू कर दिया। जंगल का रास्ता धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ खड़े थे। उनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा ठंडी थी और अजीब तरह से बहुत शांत, इतनी शांत कि मेरे कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कभी कभी दूर कहीं कोई पक्षी अचानक उड़ जाता और उसके पंखों की फड़फड़ाहट उस सन्नाटे को चीर देती। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद पेड़ों के बीच अचानक मुझे कुछ दिखाई दिया। पहले तो वह बस एक धुंधली सी परछाई लगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और फिर मैं उसके सामने खड़ा था। वह सच में एक बहुत बड़ा पुराना बंगला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मकान इस जंगल के बीच कई दशकों से खामोशी से खड़ा हो। उसकी बनावट देखकर साफ समझ आ रहा था कि शायद वह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ होगा। ऊंची दीवारें, लंबा बरामदा और बड़े बड़े खिड़की दरवाजे। लेकिन अब सब कुछ टूट चुका था। मुख्य गेट लोहे का था, जिस पर मोटी परत में जंग जम चुकी थी। बगीचा, जो कभी बहुत सुंदर रहा होगा, अब पूरी तरह जंगली झाड़ियों और घास से भर चुका था। हवा चलने पर सूखी टहनियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। उस आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा उस मकान को देखता रहा, न जाने क्यों, लेकिन उस घर को देखते ही मेरे मन में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे वह बस एक खाली मकान नहीं था, जैसे कोई अदृश्य निगाह मुझे देख रही हो। मैं धीरे धीरे गेट के पास पहुंचा, लोहे की सलाखों को हाथ से पकड़ा। वे ठंडी थीं, असामान्य रूप से ठंडी।
मैंने धीरे से गेट को धक्का दिया। क्रिएक जंग लगे गेट की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उस शांत वातावरण में वह आवाज इतनी तेज लगी कि मैं खुद भी एक पल के लिए चौंक गया। कुछ पक्षी अचानक पेड़ों से उड़ गए और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। इतना शांत कि ऐसा लगा जैसे जंगल भी कुछ पल के लिए सुन रहा हो। और उसी क्षण मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उस आवाज ने उस घर को जगा दिया हो। मैंने ऊपर देखा, टूटी हुई खिड़कियां अंधेरे में खड़ी थीं और वे कुछ इस तरह बाहर देख रही थीं मानो वे खिड़कियां नहीं, अंधेरी आंखें हों। और उस पल, सच कहूं, मुझे ऐसा लगा जैसे उस मकान ने मुझे देख लिया हो। मैंने धीरे धीरे उस पुराने बंगले के दरवाजे को धक्का दिया और भीतर कदम रखा। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी बांसी हवा मेरे चेहरे से टकराई, मानो सालों से बंद पड़े कमरे ने अचानक अपनी सांस बाहर छोड़ी हो। अंदर अजीब सा सन्नाटा था, इतना गहरा कि मेरे अपने कदमों की आहट भी मुझे असहज कर रही थी। कमरे के भीतर हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। पुराने लकड़ी के फर्नीचर, टेबल, कुर्सियां सब जैसे समय के साथ थककर वहीं रुक गए थे। छत से एक टूटा हुआ झूमर टेढ़ा लटक रहा था, जिसकी कांच की कुछ लड़ियां टूटकर नीचे फर्श पर बिखर चुकी थीं। दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं, लेकिन उनकी रंगत इतनी धुंधली पड़ चुकी थी कि चेहरे पहचानना मुश्किल था। फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन पेंटिंग्स की आंखें मुझे ही देख रही हों। मैं धीरे धीरे कमरे के बीच तक आया। हर कदम के साथ फर्श पर जमी धूल हल्की सी उड़ती और हवा में तैरने लगती। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस घर को सालों पहले छोड़ दिया गया हो, जैसे यहां इंसानी मौजूदगी का कोई नामो निशान ही न बचा हो। लेकिन तभी मेरी नजर अचानक जमीन पर पड़ी। मैं ठिठक गया। धूल की उस मोटी परत के बीच साफ साफ पैरों के निशान बने हुए थे। मैं कुछ क्षण उन्हें देखता रहा। वे निशान सीधे कमरे के अंदर की ओर जा रहे थे, मानो कोई अभी अभी यहां से होकर गुजरा हो। मेरे दिल की धड़कन अनायास तेज हो गई। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई और भी कभी कभी यहां आता होगा। लेकिन उस पल, उस सुनसान बंगले के भीतर खड़े होकर मुझे एक अजीब सी बात महसूस हो रही थी। सन्नाटा वैसा नहीं था जैसा खाली घरों में होता है। उस सन्नाटे के भीतर मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे इस मकान में मैं अकेला नहीं था। उस रात मैंने तय कर लिया था कि मैं उस पुराने बंगले को यूं ही छोड़कर नहीं जाऊंगा। मन में जितना डर था, उसे कहीं ज्यादा जिज्ञासा थी। मैंने अपना कैमरा बैग से निकाला और उसे मेज पर रख दिया। साथ ही टॉर्च भी निकालकर अपने पास रख ली, क्योंकि उस मकान के अंदर अंधेरा बहुत जल्दी गहरा जाता था। बाहर जंगल में धीरे धीरे रात उतर चुकी थी। खिड़कियों से आती हल्की चांदनी कमरे के फर्श पर पड़ रही थी और धूल के कणों को चमका रही थी। मैं अपनी कलाई घड़ी पर बार बार नजर डाल रहा था और फिर घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 पर पहुंची, टिक टिक टिक, एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। मकान के भीतर अचानक एक ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी सांसों की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। मैं बिल्कुल स्थिर बैठा रहा और तभी थक थक थक, ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे, भारी, नपे तुले कदम, जैसे कोई व्यक्ति लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरा गला अचानक सूख गया। मैंने धीरे से टॉर्च कसकर पकड़ ली, क्योंकि मुझे पूरी तरह यकीन था उस सुनसान बंगले में मेरे अलावा कोई नहीं था। फिर ऊपर कौन चल रहा था? कुछ क्षणों तक मैं वहीं खड़ा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर के साथ साथ एक अजीब सी खिंचाव भी था, जैसे कोई मुझे ऊपर जाने के लिए बुला रहा हो। मैंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैंने पहला कदम सीढ़ी पर रखा, छर्रर, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां कराह उठीं। हर कदम के साथ वह चरमराती आवाज पूरे मकान में गूंजने लगी। मैं धीरे धीरे ऊपर पहुंचा। ऊपर का गलियारा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। बस मेरी टॉर्च की पतली रोशनी ही उस अंधेरे को चीर रही थी। गलियारा लंबा और ठंडा था और उसके अंत में एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। मैं वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा और तभी मेरी सांस जैसे रुक गई।
वह दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। क्रीक। दरवाजे की वह आवाज इतनी लंबी और भयावह थी कि मेरे हाथों की पकड़ टॉर्च पर और कस गई। मैंने सावधानी से टॉर्च की रोशनी कमरे के अंदर डाली। कमरा लगभग खाली था। अंदर एक टूटा हुआ आईना दीवार से टिका हुआ पड़ा था। एक पुराना लोहे का बिस्तर कोने में रखा था, जिसकी स्प्रिंग्स बाहर झांक रही थीं, और फर्श पर धूल के बीच एक चीज साफ दिखाई दे रही थी। एक पुरानी डायरी, जैसे कोई उसे जानबूझकर वहां छोड़ गया हो। मैं धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ा। उस डायरी को उठाने के लिए जैसे ही मैं झुका, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। मैंने धीरे से झुककर वह पुरानी डायरी उठा ली। उसकी जिल्द काले चमड़े की थी, लेकिन समय ने उसे लगभग भूरा कर दिया था। किनारे घिस चुके थे और पन्नों से हल्की सी सीलन की गंध आ रही थी, जैसे वह दशकों से किसी अंधेरे कोने में बंद रही हो। मैंने सावधानी से पहला पन्ना खोला। ऊपर सुंदर अंग्रेजी हस्तलिपि में एक नाम लिखा था, एलाइजा हार्टली, और उसके नीचे 1923। मेरे शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। यानी यह डायरी लगभग 100 साल पुरानी थी। मैं टॉर्च की रोशनी में पन्ने पलटने लगा। शुरुआत के कुछ पन्नों में एलिजा ने इस बंगले के बारे में लिखा था, कैसे वह अपने पति के साथ यहां रहने आई थी, कैसे उसे यह पहाड़ी घर शुरू में बेहद शांत और सुंदर लगा था। लेकिन कुछ पन्नों बाद उसकी लिखावट बदलने लगी। शब्द जल्दी जल्दी लिखे गए थे, जैसे वह किसी डर के बीच लिख रही हो। उसने लिखा था, रात होते ही इस घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पहले हल्की फुसफुसाहट, फिर कोई मेरा नाम लेता है। मैंने पन्ना पलटा। अगली पंक्ति पढ़ते ही मेरे हाथ ठिठक गए। एलिजा ने लिखा था, मुझे लगता है ये घर हमें देखता है। मेरी सांस थोड़ी भारी हो गई। मैंने आगे पढ़ा और फिर एक पंक्ति आई जिसने मेरे भीतर एक अजीब बेचैनी भर दी। ये घर लोगों को जाने नहीं देता। कमरे का सन्नाटा और भी गहरा लगने लगा। मैंने जल्दी जल्दी आखिरी पन्ना पलटा और जैसे ही मैंने वह पढ़ा, मेरे हाथ सचमुच कांप उठे। उसमें लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो कल आधी रात से पहले यहां से भाग जाओ। उसी पल छटाक, कमरे में अचानक तेज आवाज गूंजी। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। दीवार के पास रखा टूटा हुआ आईना अचानक और ज्यादा छटक गया था। उसकी सतह पर दरारें फैल चुकी थीं। मैंने अनायास उसकी ओर देखा और अगले ही पल मेरी रीढ़ में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, रुको। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक धड़ाम, घर के नीचे के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं। दीवारों के भीतर से अजीब आवाजें आने लगीं और फिर हर तरफ से वही फुसफुसाहटें, धीमी लेकिन स्पष्ट, रुको, हमारे साथ रहो। अब डर मेरे भीतर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं तुरंत कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही मैं गलियारे में पहुंचा, मेरे कदम अचानक रुक गए। गलियारा वैसा नहीं था जैसा कुछ मिनट पहले था। दीवारें बदल चुकी थीं, दरवाजे अलग जगहों पर थे और सबसे डरावनी बात, सीढ़ियां गायब थीं। मैं समझ गया, यह घर अब एक साधारण मकान नहीं रहा था। यह एक भूल भुलैया बन चुका था। भागते भागते मैं एक संकरे रास्ते से नीचे उतर गया। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं मकान के तहखाने में पहुंच चुका हूं। नीचे की हवा और भी ठंडी थी। मेरी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। शायद मेरे हाथ कांप रहे थे। और फिर मैंने फर्श की तरफ रोशनी डाली। जो दृश्य मैंने देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। फर्श का एक हिस्सा टूटा हुआ था और उसके नीचे कंकाल ही कंकाल पड़े थे। दर्जनों मानव कंकाल, कुछ आधे मिट्टी में दबे हुए, कुछ एक दूसरे के ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग यहां आए थे, लेकिन कभी बाहर नहीं जा पाए। उसी क्षण मुझे एलिजा की लिखी पंक्ति याद आई, यह घर लोगों को जाने नहीं देता। तभी मुझे सच समझ आया, यह घर भूतों से नहीं भरा था। यह घर उन लोगों की फंसी हुई आत्माओं से भरा हुआ था और यह मकान नए लोगों का इंतजार करता था। अचानक ऊपर से एक जोर की आवाज आई और अगले ही पल मुख्य दरवाजा खुल गया। दूर से ठंडी हवा अंदर आने लगी।
मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 3 बज चुके थे। मुझे लगा जैसे घर ने मुझे एक आखिरी मौका दिया हो। मैं पूरी ताकत से दौड़ा। पीछे से सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंज उठीं। मत जाओ, हमारे साथ रहो। मुझे साफ महसूस हो रहा था कोई मेरे पीछे दौड़ रहा था, कुछ अदृश्य लेकिन बेहद तेज। मैं दरवाजे के पास पहुंच ही रहा था कि अचानक किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं लड़खड़ा गया। डर और घबराहट में मैंने पूरी ताकत से पीछे लात मारी और उसी झटके में मैं दरवाजे के बाहर कूद गया। धड़ाम, दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। जंगल, हवा, रात, सब पहले जैसा। अगली सुबह जब गांव वालों ने मुझे देखा, मैं उसी लोहे के गेट के बाहर बैठा था। मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में पूरी रात का डर भरा हुआ था। एक बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा, बाबू, क्या वहां सच में भूत है? मैंने धीरे से सिर हिलाया और बहुत मुश्किल से कहा, नहीं, वह घर भूतों का नहीं है। मैंने उस बंगले की ओर देखा जो सुबह की धूप में बिल्कुल शांत खड़ा था। फिर मैंने कहा, वह घर जिंदा है और शायद आज भी वह किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।